नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 3 नवंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। पीटी का रिजल्ट अब आपका एक सप्ताह में 10, 11, 12 ये 3 दिन है जिसमें आपका पीटी का रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि इलेक्शन के रिजल्ट से पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको मेंस के लिए कंप्लीट 5 महीना करीब में मिलेगा। जितना समय मिले कृपया उसको यूटिलाइज़ करिएगा। जो पहली बार मेंस देंगे उनके लिए भी है, जो इससे पहले जिन्होंने दिया है उनके लिए भी है। जितना ज़्यादा आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि मेंस के लिए जब समय ज़्यादा मिलता है ना बंधुओं, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी जिन्होंने पीटी से पहले मेंस की प्रिपरेशन नहीं की थी सही से, पीटी के बाद वो मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक अच्छे से तैयार कीजिएगा सिलेबस के सभी हिस्सों को। एईडीओ का एग्ज़ाम जनवरी में ही है, नवंबर शुरू हो गया है, दिसंबर बीच में है एक, और जनवरी के माना जा रहा है कि 15 से पहले वाला जो स्लॉट है ना, 1 से 15 तारीख में उसमें हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो होने हैं। तो इसलिए उससे पहले एईडीओ का आप सोच सकते हैं कि हो जाएगा। 2 दिनों में परीक्षा होगी इसकी, क्योंकि 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो 2 दिनों में संभावना है कि इसकी परीक्षा होगी। एईडीओ के लिए अपना क्विज चलता है डेली, जिसमें अभी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया है। बिल्कुल टॉपिक वाइज होता है, टॉपिक वाइज, फिर आपको उसका रिवीजन का पीडीएफ भी मिल जाता है। जुड़िएगा, जिस दिन तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा हर सब्जेक्ट का। और आज तो मैथ्स रीजनिंग का पहला सेट भी मैं दे ही दूँगा। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। तो हेडलाइन वही है कि इंडियन वुमेन जो है, पहली बार भारतीय महिलाओं ने आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है। वनडे वर्ल्ड कप जो होता है वो जीता है वाइट बॉल का, और यह काफ़ी बड़ी उपलब्धि है हमारे जैसे देश में, जहाँ पर अभी भी हम आधी आबादी को अपने लायक नहीं समझते हैं, केवल हाउसवाइफ के रूप में ही देखते हैं उनको। उस देश में ये 11 लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। फाइनल से भी ज़्यादा चैलेंजिंग सेमीफाइनल था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को हराया हमने। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन टीम बहुत तगड़ी है, उसको हराया हमने 300 से ज़्यादा रन को चेज करके। तो वो सबसे अद्भुत मैच था। कल का भी मैच बहुत ही शानदार था, और पहली बार लोगों ने महिलाओं के वर्ल्ड कप जीतने के बाद पटाखे छोड़े, आतिशबाजी की है। तो एक ठीक है, ये एक अच्छी उपलब्धि है। उपलब्धि के साथ साथ एक अच्छा मैसेज है। उपलब्धि से भी ज़्यादा बड़ा इसका मैसेज है। मैसेज बड़ा ही बिग एंड बोल्ड है कि कृपया महिलाओं को भी उचित स्थान दें, जिसके वो हकदार हैं। बार बार उन्हें क्यों साबित करना पड़ता है, क्यों मांग करना पड़ता अधिकारों की। तो इसको भी याद रखिएगा, कहाँ पर हुआ है, कौन कप्तान है, कौन कोच हैं। थोड़े बहुत जो रिकॉर्ड होते हैं, मैं स्पोर्ट का न्यूज़ तो कवर नहीं करता हूँ, किसको मैन ऑफ द मैच मिला है, किसको मैन ऑफ द सीरीज मिला है, किन्होंने बढ़िया खेला, कितनी टीमें शामिल थी, ये सब इत्यादि आप फैक्ट्स को ज़रा कवर कर लीजिएगा। आज का जो सबसे प्रमुख न्यूज़ होगा उसमें है, इसरो ने लॉन्च किया है अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट, जिसको नाम दिया गया है GSAT-7R। अब इसके बारे में आपसे प्रीलिम एग्जाम पूछा जा सकता है। जैसे पिछली बार जो 71 का बीपीएससी पीटी हुआ है सितंबर में, उसमें पूछा गया एक सवाल, जो इसरो ने 100वां प्रक्षेपण किया था उससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया प्रीलिम में, और 3 स्टेटमेंट बना करके पूछा गया। चौथा दिया हुआ था इनमें से एक से अधिक हो सकता है। तो इस प्रकार के सवाल जब पूछे जाते, इसका मतलब है कि आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसी से शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। श्रीहरिकोटा से जो इसरो का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और इंडियन नेवी के लिए है ये। किसके लिए? तो भारतीय नौसेना के लिए यह सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है? तो कम्युनिकेशन का सैटेलाइट है। कॉमसैट भी इसको कहा जाता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है बंधु? सैटेलाइट अलग अलग प्रकार के होते हैं। कम्युनिकेशन का होता है, ऑब्जर्वेशन का होता है, अलग अलग होते हैं। अर्थात निगरानी के लिए अलग होता है, जीपीएस वाला अलग होता है। तो इत्यादि इत्यादि सैटेलाइट के प्रकार होते हैं जो अलग अलग पर्पस हेतु लॉन्च किए जाते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब है संचार। संचार यानी कि संचार जो प्रणाली है उसको मजबूत करने का यह काम करेगा। इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन का रीजन बहुत बड़ा है, चूँकि भारत ये है, और ये पूरा जो इलाका है ये इंडियन ओशियन है। इसमें भारतीय नेवी जो है वो समय समय पर अपने अपने इलाकों में काम करती है। तो भारतीय नेवी के लिए इंडियन ओशियन में कहीं से भी संचार करना बेहद आसान हो जाएगा। इसी के कारण से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जिसका वजन 4400 केजी है। ये बहुत भारी सैटेलाइट है। इससे पहले हमने इतना भारी सैटेलाइट कभी भी लॉन्च नहीं किया है।
हालांकि दुनिया में लॉन्च जरूर किए गए हैं, जैसे स्पेस एक्स है या नासा है, उनके द्वारा जरूर किया गया, लेकिन भारत ने अभी तक 4400 केजी का सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया था। इसके लिए हमारे पास अलग से लॉन्च व्हीकल भी है, आपको पता ही होगा, LVM-3 M5 कैरिंग ये लॉन्च व्हीकल है। LVM जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, LVM M5 यानी कि 5वीं बार इसने उड़ान भरी है, तो इसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब जरा देखेंगे इस सैटेलाइट के बारे में, किस ऑर्बिट में इसको लगाया गया है, क्या इसका महत्व है, क्योंकि यह मेंस एग्जामिनेशन जो आपका मार्च में होने वाला है उसमें ही पूछ सकता है कि इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए GSAT-7R के बारे में बताएं। संक्षेप में आपसे साइंस एंड टेक में पूछ सकता है, इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। ये शॉर्ट आंसर में 8 नंबर में सवाल आपसे पूछ सकता है। तो देखिए क्या है GSAT-7R, जिसे CMS-03 के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा CMS-03, क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि CMS-03 के बारे में बताइए, जिसका दूसरा नाम है ये, तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय नौसेना के लिए, किसके लिए, इंडियन नेवी के लिए। आज सेना से जुड़े हुए 2 टॉपिक हैं, इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें त्रिशूल है। त्रिशूल अभ्यास कल से शुरू हुआ है, आज से शायद शुरू हो रहा है, हाँ, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। द्वारा विकसित एक उन्नत स्वदेशी संचार उपग्रह है, इसे हाल ही में 2 नवंबर 2025 को, तिथि भी याद रखिएगा, क्योंकि BPSC का जो पुराना रीत है उसमें कई बार उसने डेट भी पूछे हैं महत्वपूर्ण घटनाक्रमों। सैटेलाइट के बारे में मुख्य बातों को जरा पढ़ते हैं, ये क्या है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय नौसेना की अंतरिक्ष आधारित संचार क्षमताओं और समुद्री डोमेन जागरूकता अर्थात मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इसको नाम दिया गया है। दरअसल में कुछ नहीं है, समुद्र में ऐसे दूरस्थ इलाके होते हैं जहाँ पर सामान्य जो हमारे संचार उपक्रम है उसके द्वारा संचार संभव नहीं होता है, तो सैटेलाइट के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो उनका वो सिक्योर हो। पहला क्या हो, सिक्योर हो। दूसरा स्वदेशी तकनीक हो जिस पर संपूर्ण भरोसा किया जा सके, क्योंकि रक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और तीसरा क्या हो, रिलायबल हो और मतलब सस्टेनेबल हो, सही तरीके सतत रूप से कम्युनिकेशन संभव हो पाए। तो इन 4-5 उद्देश्यों के कारण से इसको लॉन्च किया गया है। यह पुराने उपग्रह GSAT-7 की जगह पर लेगा, ये भी याद रखिएगा। प्रीलिम एग्जाम इस प्रकार के फैक्ट पूछे जाते हैं। GSAT-7 जो था उसके स्थान पर इसको नई तकनीक, नई प्रणाली के साथ में लॉन्च किया गया है। वजन लगभग में 4400 किलोग्राम है। यह भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है, जिसे भारतीय धरती से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, इसको हम पढ़ेंगे अभी GTO इसको कहा जाता है। जियो सिंक्रोनस क्यों कहा जाता है इसको ये भी समझेंगे, और यह ऑर्बिट जो है यह कितनी ऊंचाई पर होता है इसको भी मैं समझाऊंगा। यह उपग्रह हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसेना के जहाज, पनडुब्बी, विमानों के बीच सुरक्षित उच्च क्षमता वाले वॉइस, डेटा और वीडियो लिंक आदान प्रदान करेगा। इसी कारण से इसको लॉन्च किया गया है। संचार में ये हर चीज़ आता है बंधुओं। इसमें कई आधुनिक और स्वदेशी तकनीकें लगी हैं, जैसे बहु बैंड ट्रांसपॉन्डर, इसी की मदद से संचार संभव हो पाता है। ट्रांसपॉन्डर जो होता है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सबसे मुख्य हिस्सा होता है। यह मिशन आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षमता होगा भाई, क्योंकि इसमें हर चीज़, क्योंकि हर चीज़ इसमें ट्रांसपॉन्डर से लेकर के लॉन्च व्हीकल तक हर चीज़ हमारा अपना स्वदेशी है और हमने अपने उपयोग के लिए इसको प्रक्षेपित किया है। तो कृपया ये भी ध्यान में रखें। सैटेलाइट के बारे में बेसिक जानकारी दे दी आपको मैंने। अब इसके ज़रा महत्व को हम लोग समझते हैं। क्या है भाई इसका महत्व? पहला तो यही है, सुरक्षित और निर्बाध नौसेना संचार। सुरक्षित और निर्बाध, इसका मतलब होता है सिक्योर होना चाहिए और बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं उत्पन्न होना चाहिए, रियल टाइम में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो समुद्री संचालन केंद्रों से सीधा संपर्क, रियल टाइम सूचना आदान प्रदान। जैसे ये वीडियो जो आपको मिला है ये रियल टाइम में नहीं मिलता है, वीडियो अपलोड होने और आप तक पहुँचने में वीडियो रिकॉर्ड के बीच में आधा घंटा का समय लगता है। आधा घंटा, 1 घंटा अगर वीडियो लंबा है तो 1 घंटा भी लग जाता है। तो ये रियल टाइम नहीं हुआ। वहीं अगर मैं अभी लाइव पढ़ा रहा होता तो अप्रॉक्स रियल टाइम होता है, कुछ मिनटों का डायलेशन होता है यूट्यूब लाइव में, लेकिन वो होता है, अप्रॉक्स रियल टाइम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रियल टाइम का मतलब यही होता है, वास्तविक समय में आवाज़, डेटा, वीडियो इत्यादि का आदान प्रदान। सुरक्षित एन्क्रिप्शन अर्थात एन्क्रिप्टेड होना चाहिए, और संचार जो है वो बीच में कोई उसको सुन ना सके, बीच में कोई उसको ट्रैक ना कर सके, इस प्रकार का होना चाहिए। अगला देखिए क्या है,
समुद्री डोमेन जागरूकता में वृद्धि, इन्हांस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये दूसरा इसका उद्देश्य है। महत्व में भी लिख सकते हैं आत्मनिर्भरता और स्वदेशी प्रौद्योगिकी है, सबसे बड़ा महत्व में से एक ये भी है। पुराने उपग्रह का उन्नयन किया जा रहा है, GSAT-7 रुकमनी की जगह पर अब इसका उपयोग किया जाएगा, इसको जरूर ही याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए किस कक्षा में इसको लगाया गया है। अलग अलग कक्षाएं होती है, ये अपना अर्थ है। ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है अपने एक्सिस पर, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और इसके साथ में आपको पृथ्वी के अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। जिस पर्पस हेतु लॉन्च किया जा रहा है उस प्रकार के उसको ऑर्बिट में रखा जाता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है, जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जिसको कहा जाता है या जियो स्टेशनरी, जो ये दोनों में थोड़ी सी समानता भी होती है लेकिन थोड़ा सा अंतर भी इसमें होता है। जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये रेड में जो दिख रहा है। और इसी चीज़ का सेम थोड़ा सा इंक्लाइन अगर हम कर देंगे, हल्का सा इंक्लाइन कर देंगे तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो जाता है। दोनों का जो रोटेशन आवर होता है, अर्थात एक चक्कर जो पूरा करेगा पृथ्वी का, वो 24 आवर ही होता है, 24 आवर ही होता है। इसलिए दोनों में जरूर याद रखिएगा जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का तात्पर्य है इक्वेटर के ठीक ऊपर रहेगा, इक्वेटर के ठीक ऊपर रहेगा। पृथ्वी अगर ये है तो इसके ठीक बीचों बीच घूमेगा वो, जबकि जियो सिंक्रोनस में थोड़ा सा इंक्लाइन कर दीजिए यहाँ पर, तो इस प्रकार से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। दोनों को ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम एग्जाम में यही चीज़ स्टेटमेंट बना करके पूछ लिया जाता है बंधुओं, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। भूस्थैतिक कक्षा जो है यह सबसे आम और महत्वपूर्ण कक्षा माना जाता है। किसके लिए? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है जिस देश ने लॉन्च किया है अक्सर वो अपने ऊपर ही उसको स्थित रखते हैं। इसीलिए पृथ्वी और इस जो सैटेलाइट है इनके बीच का रिलेटिव मोशन जो होता है वो 0 होता है। पृथ्वी भी 24 आवर में अपना एक चक्कर पूरा करती है और ये सैटेलाइट भी 24 आवर में एक चक्कर पूरा करती है। दोनों अगर समान गति से समान दिशा में गति कर रहे हैं, समान स्पीड से समान दिशा में गति कर रहे हैं, तो क्या होगा? दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा वो 0 हो जाएगा, रिलेटिव जो स्पीड होता है वो 0 हो जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में स्थिर प्रतीत होंगे। भारत के ऊपर ही वो सैटेलाइट स्थिर रहेगा क्योंकि उनको हमें कम्युनिकेशन के लिए उपयोग करना है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 35,786 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर में स्थित होती है। इस कक्षा उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन गति से परिक्रमा करता है लगभग 24 घंटे में, जिससे वह पृथ्वी पर एक निश्चित बिंदु के ऊपर स्थिर दिखाई देता है। पृथ्वी भी 24 आवर में घूम रही है। इसको इस प्रकार समझ सकते, एक ट्रेन है जो इस दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की गति से गति कर रही है। भाई इसी दिशा में आप भी 20 किलोमीटर पर आवर से बाइक से जा रहे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को देखोगे तो स्थिर प्रतीत होगा, स्थिर प्रतीत होगा, कोई स्पीड प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दिशा एक ही समान है और स्पीड भी सेम ही है। वहीं पर इसके अपोजिट कर देंगे तो फिर 40 किलोमीटर की रफ्तार दिखेगी। ये अंतर होता है, रिलेटिव मोशन इसको कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा शायद, बेसिक फिजिक्स कॉन्सेप्ट है ये। यह डिश एंटीना को हमेशा एक ही दिशा में इंगित करने की सुविधा देता है, जिससे निरंतर और स्थायी संचार लिंक स्थापित होते हैं। इस ऑर्बिट की हम लोग बात कर रहे हैं। इनसैट जीसैट श्रृंखला का अधिकांश उपग्रह इसी कक्षा में होते हैं। यह टेलीविजन प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान और राष्ट्रीय दूरसंचार के लिए आदर्श माने जाते हैं। निम्न पृथ्वी कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट जो होता है, कुछ आधुनिक संचार प्रणालियां जैसे स्टारलिंक लियो उपग्रह की लियो समूह में आती। क्यों? क्योंकि भाई स्टारलिंक को इंटरनेट की सुविधा देनी है, तो अधिक ऊंचाई पर रखेंगे तो रियल टाइम में संभव नहीं हो पाएगा, उसमें डायलेशन आ सकता है। इसके कारण से उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा गया स्टारलिंक को। कई बार ट्रेन जैसे बहुत सारे सैटेलाइट एक क्रम में जाते हुए दिखाई देते हैं, वो स्टारलिंक के ही सैटेलाइट होते हैं। ये पृथ्वी काफ़ी करीब 160,000 किलोमीटर तक होते हैं, बहुत तेज़ी से चलते हैं, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। निरंतर कवरेज के लिए कई उपग्रहों की आवश्यकता होती है। जियो की तुलना में कम विलंबता होती है, लो लेटेंसी होती है, क्योंकि पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं ये, जो हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं के लिए फ़ायदेमंद होता है। लियो और जियो के बीच की दूरी पर स्थित होते हैं, जिनको मियो कहा जाता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट इनको कहा जाता है। इसका उपयोग अक्सर जीपीएस कुछ और विशिष्ट सेवाओं के लिए किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा।
मैंने आपको लियो, मियो, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी सारे ऑर्बिट पढ़ाए हैं। प्रीलिम के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, आपसे सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज है कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल जो है बिगिन टुडे, आज से शुरू हो जाएगा। 20,000 ट्रूप्स इसमें भाग ले रहे हैं। टैंक, हेलीकॉप्टर, फायर एयरक्राफ्ट, हर चीज़ इसमें भाग ले रहा है। जो भी भारत सरकार के पास में है उसमें से मैक्सिमम चीज़ें भाग ले रही हैं। नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका नाम क्या दिया गया है? त्रिशूल दिया गया है। त्रिशूल जो है ट्राई सर्विस का प्रतीक माना जाता है कि तीनों सेनाएं जो हैं इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इसमें साइबर और कम्युनिकेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसको कहा जाता है, साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उसको कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में क्या क्या होता है बंधुओं? जैसे दुश्मन सेना के जो कम्युनिकेशन है उसको जाम कर देना, बंद कर देना। और क्या होता है भाई, तो जो सामने की सेना है, जो एनिमी सेना है, उसके रडार के जो कम्युनिकेशन है उसको जैम कर देना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में आता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने इसका भी उपयोग किया है। साइबर वॉरफेयर तो आप जानते ही हैं। तो इन सभी का उपयोग किया जाएगा किसमें? तो इसी में सभी का उपयोग किया जा रहा है। मुख्य बिंदु क्या है इस अभ्यास का नेतृत्व भारतीय नौसेना कर रही है। भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना तीनों हैं। सहायक एजेंसी और भी हैं इसमें, भारतीय तटरक्षक बल, बीएसएफ और अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें भाग ले रही हैं। 12 दिनों तक चलने वाला अभ्यास है। ये अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास माना जा रहा है। 12 दिनों तक यह अभ्यास चलने वाला है। राजस्थान, गुजरात के रेगिस्तान, क्रीक क्षेत्रों में, साथ ही उत्तरी अरब सागर में भी आयोजित किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पर? तो देश का पश्चिमी भाग जो है इसमें अभी NOTM यानी कि इसमें कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी ड्रोन इत्यादि अभी कुछ नहीं उड़ सकते हैं। भारत सरकार ने इसको घोषित कर दिया है। इस इलाके में अभी सेना जो है बहुत ही बड़े स्तर पर क्या कर रही है? तो युद्धाभ्यास कर रही है, जो अभी तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास माना जा रहा है। इसका समन्वय पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा किया जा रहा है। इसमें सेना के दक्षिणी कमान, पश्चिमी नौसेना कमान, दक्षिण पश्चिम वायु कमान के प्रमुख इकाइयां हिस्सा ले रही है। इसमें हर चीज़ हिस्सा ले रहा है, ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो अंतर सेवा समन्वय, यानी कि सेनाएं एक दूसरे से समन्वय करते हुए सही से काम कर पा रही हैं कि नहीं पा रही हैं, इसका हमें इसमें देखना है। और ट्राई सर्विस हम इसीलिए गठित भी कर रहे हैं कि भाई जहाँ पर सभी सेनाएं काम करें और तीनों सेनाओं में जितना ज़्यादा समन्वय होगा उतना ही बेहतर होगा। कारगिल वॉर जो हुआ था उस दौरान भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी के बीच में समन्वय स्थापित नहीं हो पाया था, जिसके कारण से कई सारे स्तरों पर हमें नुकसान झेलना पड़ा था। युद्ध तो हम जीत गए थे लेकिन हमें अपनी कमियों का भी पता चला था। तो इसको ज़रूर ही याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या आयोजित किया जा रहा है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो आज 2 टॉपिक थे जो मुख्य रूप से मुझे पढ़ाने थे आपको। एक आपका इसरो का टॉपिक था और ये दूसरा टॉपिक था त्रिशूल के बारे में। और आज 2 ही टॉपिक हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का। अगर आपको क्विज प्रैक्टिस करना हो डेली, शाम में देता हूँ मैं। वीकली आपको मिनिमम 600 क्विज में करवा देता हूँ, 600 MCQ। देन उसके PDF भी मिल जाते हैं आपको तो रिवीजन के लिए, तो ये काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए। सभी प्रकार के क्विज होते हैं, आसान भी होता है, मध्यम स्तर का भी होता है और कठिनतम भी होते हैं। तो ज़रूर ही जुड़िएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।